खबर है में खुश आमदेद। मेरे साथ आरिफ मीर भट्टी साहब, तैयार मलिक साहब और मैं हूं सईद काजी। नाज़रीन, कुछ खबरें हमारे साथ बहुत अहम मेहमान हैं। मैं कुछ खबरें का जिक्र करके उनका तारुफ करवाता हूँ। मेरे सबसे पहले बात करेंगे साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब की मुबैना जो लीक ऑडियो है वो कितनी अहम है। उसके बाद मरीम नवाज़ के जो नए वकील हैं उन्होंने फिर से जो है वो मांग लिया है, इल्तवा मांग लिया है। लगता है राना शमीम साहब वाला काम तो रिकॉर्ड नहीं चल सका। इसके बाद पार्लियामेंट अपोजिशन जो है, पार्लियामेंट के बाद वो सड़कों पर भी हमें कोई आज अगर हमने देखा तो कुछ लोग उन्होंने इल्ज़ाम ये लगाया कि गवर्नमेंट ने लोग आने नहीं दिए। बहरहाल ये मामला था और फिर IMF के साथ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया है। इसके क्या फ़र्क पड़ेगा। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मारूफ पार्लियामेंटेरियन साबिक वज़ीर भी हैं जनाब फैसल वावड़ा साहब। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। हजूर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि यहाँ सियासत में होता था मंशूर के सामने पेश किया जाता था, रैलियां होती थी, पॉलिटिकल बात होती थी, हमारा मंशूर अच्छा है। अब सारी बात जो है इधर से एक ऑडियो टेप निकलती है, उधर से दूसरी ऑडियो टेप निकल आती है, फिर कोई गंदी निकल आती है, फिर कोई साफ निकल आती है। ये क्या क्या मामला है वावड़ा साहब? देखिए सर, जब आप क्रिमिनल्स को, बेईमान और चोर इंसान को गवर्नमेंट का चार्ज दे देते हैं या उसको सियासतदान बना देते हैं और उस चोरी के सिलसिले को किसी ना किसी तरीके से चलाते रहते हैं और हर बार पकड़े जाने के ऊपर कभी सऊदी अरेबिया एग्रीमेंट करके भेज देते हैं, कभी उसकी बीमारी का ड्रामा करके उसको मुल्क से बाहर निकाल देते हैं, कभी खतरी लेटर लेके आ जाते हैं, कभी जस्टिस कयूम की ऑडियो टेप आ जाती है जिसमें वो कर रहा है, कभी तारुल कादरी के लोगों पे गोलियां चला देते हैं, मॉडल टाउन वाक़या हो जाता है, कभी पापड़ वाले के वहाँ से पैसे निकल आते हैं, और कभी कुछ और कभी कुछ, और कभी आर्मी के लोगों को गालियां दी जाती, कभी इदारे को गालियां दी जाती, कभी हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर को ला के घुमाया फिराया जाता है, बगैर वीज़े के जंदाल से मीटिंगें की जाती हैं। ये सब कुछ ऐसा लगता है जैसे एक रॉ का एजेंट कोई काम कर रहा है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन रॉ का एजेंट नहीं है ना, उनको अब ज़रूरत है, क्योंकि उनकी जो मकासद है वो हमारे नवाज शरीफ और उनकी बेटी पूरी करती आ रही हैं। बेटी से क्या पूछा है, भाई तुम बेनिफिशरी ओनर हो, अपनी मनी ट्रेल दे दो, वो मनी ट्रेल नहीं देती। वो जब नैब बुलाते हैं तो वो पत्थर बरसाती हैं, जब आप कोर्ट में जाते हैं तो वो डेट्स मांगती है, डेटें खत्म हो जाती है तो एक ऑडियो टेप आ जाती है, फिर कभी आपको अकल कोई वीडियो टेप आ जाएगी, फिर कोई ऑडियो आ जाएगी। ये इदारों को लड़ाने का जो ताल्लुक है ये मुल्क की फाउंडेशन को हिलाने के मुतारजी है। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैसल साहब, एक तो काई साहब फैसल वाडा साहब हमारे भाई हैं और इमरान खान के सही मुखलस साथियों में से हैं, लेकिन शायद इमरान खान साहब को मुखलस साथियों की ज़रूरत नहीं। अच्छा फैसल साहब, मैं काम की तरफ बात की तरफ आ जाता हूँ। जब मरियम नवाज साहबा ने शहबाज शरीफ और शाहिद हकान वासी के साथ बैठ के वो जज क्या था मलक राना शमीम साहब, अरशद मलक की थी, तो क्या बेहतर ना होता उस वक्त हुकूमत FIA को कहती कि भाई इन्हें मरियम साहबा को तलब करें और ये एविडेंस दे और ये असल केसट पेश करे। तो आज अगर वो कार्रवाई हुई होती तो आज साकिब निसार के बारे में या कल परसों जो आर्मी चीफ के बारे में नारे लगाए गए कुर्द साहब के उठे उधर और अदलिया को बुरा बोला गया, नौबत ना आती। क्या आपका नहीं समझते हुकूमत को चाहिए इनके खिलाफ सुकरू करें? भट्टी साहब, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। देखें, अगर मेरे ख्याल से हमारी हुकूमत सबसे बड़ी जो बेवकूफ़ी हुई है वो रहमदिली की वजह तो हुई है, लेकिन हुई तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है कि जब आपने एक सांप को वापस छोड़ दिया और हम सब हमदर्द बन गए, पाकिस्तान के सारे लोग, मैं उसमें नहीं था, तो ये तो हमें एक्सपेक्ट करना था। और आपकी बात सही है कि FIA के थ्रू ये सब चीज़ें स्क्रूटनाइज करनी चाहिए थी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि देखिए जस्टिस कयूम से फैसले कराए भट्टी साहब, जस्टिस कयूम का काम हो गया, काम लेने वाले का काम आज तक कुछ नहीं हुआ, वो आज भी सियासत कर रहे हैं। नवाज शरीफ ने इतने सब कुछ दफ़ा किया, उसको पता है जब मुझे पकड़ेंगे मुझे बंद कर देंगे, मैं माफ़ी लेके बाहर चला जाऊँगा, फिर वापस आऊँगा, फिर कंधे पे बिठाएंगे और फिर वज़ीर आज़म बनाएंगे, फिर मैं माल लूटूंगा, फिर मैं मुल्क से बाहर चले जाऊँगा, मैं दूसरे जगहों मुल्कों में जाके वीज़ों की भीख मांगूंगा। प्रॉब्लम सारी ये है कि यहाँ सज़ा और जज़ा का कोई निज़ाम है नहीं। अब हाजिर जज जो ईमानदारी से शराफत से काम कर रहे हैं उनके करियर के ऊपर भी छाप लगा दी है, सवालिया निशान बना दी। और जब इंसाफ के घर को आप मुतज़ाज़ा बनाते हैं या अपनी फ़ौज को बनाते हैं तो इसके ऊपर पूरे पाकिस्तान की फाउंडेशन ले डाउन है। फिर एक आम गरीब आदमी जो सड़क पे इंसाफ करता है, वो रोड पे गोली मारेगा, वो इंसाफ रोड पे लेगा, चीना झपटी करके लेगा। तो आप पूरे की तरफ लोग मुल्क को लेके जा रहे हैं सिर्फ अपने मकासद को हासिल करने के लिए कि आपके केसेस के ऊपर प्रेशर पड़े। और इससे पहले तमाशा होता रहा है भट्टी साहब, आज पहली दफ़ा तो नहीं हो रहा। हमने तमाशों के दौर पर मॉन्स्टर्स भी बनाए अपने मफाद के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए,
बहुत दफाओं पे लीडर बना दिया, फिर उसको चपड़ासी बना दिया, फिर उसको भेज दिया, कोर्टों में फैसले हुए, डिबार हुआ। मैं एक बात करता हूँ, देखें एक जमात है जिसकी हिस्ट्री है कि उसने हमेशा अदारों पर हमला किया, इज लाइक के सुप्रीम कोर्ट पर अटैक किया गया, एक आर्मी चीफ को जबरदस्ती घर भेजा गया, जस्टिस क्यूम की आपने कहा नैब पर हमला किया। क्या वजह है कि उस जमात के खिलाफ इमरान खान जिसने 22 साल करप्शन के और धांधली के खिलाफ जदोजहद की, 3.25 साल वो भी कोई काम ना कर सके और वो इस वक्त मफरूर और इश्तिहारी मुजरम लंदन बैठा है? क्या इसमें हुकूमत को आप नहीं समझते कि थोड़ा सा अपना भी रोल अदा करना चाहिए? भट्टी साहब देखिए, ना तो हम थानेदार हैं, ना हम इन्वेस्टिगेटिव पुलिस वाले हैं, ना हम कोर्ट के जजेस हैं, ना हम कोर्ट के प्रोसिक्यूटर हैं, ना हम नैब के जज हैं, ना हम प्रोसिक्यूटर हैं, सब ऑटोनमस इदारे हैं। प्राइम मिनिस्टर ने अपनी लाइन क्लैरिटी के साथ दी थी कि जी इंसाफ अक्रॉस द बोर्ड होगा, चोरों को नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन चोर इतने ज़बरदस्त है कि उन्होंने जिन को लगाया हुआ है वो आज भर्ती करते करते कई बड़े बड़े ग्रेड्स पे पहुंच गए, तो वो उनकी नौकरी कर रहे हैं, पाकिस्तानी नौकरी तो कर नहीं रहे। तो वहाँ ज़रूर नाकामी सिस्टम की हुई है, नाकामी इंसाफ की हुई है, नाकामी इदारों की हुई है, क्योंकि उन इदारों के अंदर भर्ती जो इन्होंने की है, किसी को अगर ग्रेड 16 में लगाया तो 21 में पहुंचा हुआ है। ऐसे कई लोग हैं। देखिए मैं एक मिनट जरा आपसे एक थोड़ी सी तनकीद भी कर लूँ पहले। आपके हर सवाल के जवाब से लगता है कि आप बड़े मजलूम हैं, बड़े बेबस हैं, जो लोग पुराने सारे वही छा रहे हैं, लगता है जैसे इस मुल्क में नई हुकूमत कोई नहीं आई। जो मेरा आपसे सवाल है वो ये है कि इस मुल्क में हर हफ्ते में या बयान हल्फी आता है या एक कैसेट आती है। अब एक सिंपल सी चीज़ है, आपने मुझे लगता है कि हर पाकिस्तानी परेशान हो गया, एक बंदा दूसरे पे इल्ज़ाम लगा देता है। ये आम शाम इल्ज़ाम नहीं होता, इदारों के मालिक होते हैं, सरबरा होते हैं, और इतने संजीदा इल्ज़ामात होते हैं जो एक इल्ज़ाम लगा देता है, दूसरा कहता है ये झूठ है। हमारी हुकूमत की क्या ये जिम्मेदारी नहीं कि वो सफ़ेद झूठ या सच, एक तो लाजमी बात है कि इल्ज़ाम लगाने वाला गलत है या इल्ज़ाम सही है। हम क्यों यहाँ पे नाकाम है अभी तक हमें पता ही नहीं चलता कि वो क्या रहा है, कौन जिम्मेदार है इसका? देखिए जहाँ तक जिम्मेदारी है उससे तो कोई पीछे नहीं हट सकता, आपकी बात बिल्कुल वजह है। लेकिन देखिए मेरी तो बड़ी थिन मेजॉरिटी है। मैं FATF के पाकिस्तान की तकदीर का फैसला करने जाता हूँ तो कहते हैं मेरे ज़ाती केसेस के लिए 35 शिकें चेंज कर दो, रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, उसके लिए मेरे पास थिन मेजॉरिटी भी नहीं है। तो यहाँ बड़ा ड्रामेटिक मुल्क की जो हिस्ट्री रही है और इसकी जो डेमोक्रेसी है वो बड़ी ड्रामेटिक डेमोक्रेसी है। आप देखें जो जीतने वाला है वो हारने वाला जो है वो जीतने वाले को नहीं मानता, जीतने वाला जो है वो कहता है कि जी मैं जीता हूँ। अब आप उसके लिए EVM मशीन लाए तो उन्होंने कहा नहीं जी हम तो नहीं इसको मानते, कि ये एक माफिया है इस मुल्क मेरा सवाल सिंपल है, ये इसका कौन जिम्मेदार है? हमें कौन बताएगा कि दोनों में से सच्चा कौन है झूठा कौन है? मेरा एक सिंपल सा सवाल है। देखिए जब तक आप में हम सब पाकिस्तानी एक कलेक्टिवली जहाद करने के लिए नहीं खड़े होंगे और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, तब तक ये सिस्टम, देखिए भट्टी साहब हैं, आप हैं, ऐसे बहुत सारे और लोग हैं जो सारी जिंदगी लड़ते आए हैं, नौकरियों को भी कुर्बानियां दी हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी फेस की हैं, बड़े ज़मीर का सौदा नहीं किया, सक्सेसफुल हुए, टाइम के साथ हुए। भट्टी साहब आज इस जगह पर पहुंचे, उनके बाल सफ़ेद हो गए। हमारे तो बड़े भी हैं, दोस्त भी हैं, बड़े भाई भी हैं, वालिद की जगह भी हैं, उस्ताद भी हैं। हम इन लोगों से इंस्पायर होते हैं, आप लोगों से इंस्पायर होते हैं। हमारा जो जज्बा है, शायद 15 साल हम इस सिस्टम के अंदर रहे और इन्हीं हुकूमतों में रहे तो शायद हम में से भी बहुत सारे लोग चोर बन जाए, क्योंकि ये मुल्क के अंदर जो निज़ाम है वो चोरी के लिए, बेईमान के लिए, लुटेरे के लिए, कातिल के लिए, किराएदार घर के अंदर है, मालिक मकान घर से बाहर है, लोग के पोते हो जाते हैं, उनकी 3-3, 4-4 नस्लें होती है, फैसले नहीं होते, सिस्टम ऐसे बने हुए। जो सरकारी वकील है उसकी अगर फीस 10 लाख रुपए है तो सामने वाला 1 करोड़ वाला वकील आया है, वो बाहर से डिग्री लेके आया हुआ है, उसको ट्विस्ट एंड टर्न करना आते हैं। रिफॉर्म्स की जरूरत है, रिफॉर्म्स के लिए आपको मेजॉरिटी की जरूरत है। अच्छा बाबा साहब, आप ये आपकी बात बिल्कुल काम नहीं कर सकते थे कि बजा है, मैं आपसे एग्री करता हूँ, यहाँ इदारे बुरी तरह कंप्रोमाइज्ड हैं, और ये भी बात आपकी ठीक है कि यहाँ पे जिसको 2 नंबर सिपाही भर्ती किया गया था वो IG तक चला गया होगा, ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है। मेरा सवाल थोड़ा सा हट के है, ये अब चूंकि अवाम तो इनके साथ है कोई नहीं, आज का आपने जुलूस भी देख लिया, वीडियोज़ अलबत्ता और आ रही हैं, क्या हुकूमत की कोई पॉलिसी है? हुकूमत भी खामोश है, रियासती इदारे भी कोई जवाब नहीं दे रहे। वैसे भट्टी साहब तो हमें बता चुके हैं कि वीडियोज़ ऐसी हैं कि सामने आ जाएं तो खिड़की तोड़ हफ्ते चलेंगे। तो क्या कुछ स्ट्रेटजी गवर्नमेंट बना रही है इसको काउंटर करने की, या कुछ और भी इस तरह का गंद उछलने जा रहा है? क्या है आपकी इंफॉर्मेशन वाबदा साहब?
देखिए जी, वीडियोस बिल्कुल आ रही हैं, उसमें जज माफ़ी मांग रहे हैं नवाज शरीफ से। वो नवाज शरीफ के लगाए हुए थे, वो अब दुनिया में नहीं रहे। उनसे सऊदी अरेबिया में नवाज शरीफ मिल रहे थे, उनके बेटे वो अस्पताल का बहाना करके जेल से निकले थे, लेकिन जजों से मिल रहे थे। ऐसी वीडियोस भी आएंगी, ऑडियोज भी आती रहेंगी। ये तो अब कोर्ट का मामला है। कोर्ट को इसके ऊपर मेरे हिसाब से बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेके कमीशन बना के इसका फैसला जो है वो फोरेंसिक्स के साथ हफ्ते 10 दिन में करना चाहिए। 10 साल 15 साल में नहीं करना चाहिए। और अगर इसमें अगर मवाद है और नहीं है तो फिर इबरतनाक, जब तक आप सजा नहीं देंगे, ये सांप के सपोले, सांप को पहले हम पालेंगे, फिर उसको मारेंगे, फिर सपोले आएंगे, उनको मारेंगे, फिर दूध पिलाएंगे उनके बच्चों को। जनरेशन चल रहा है। सवाल ये है कि जब तक आप कोर्ट में लेके नहीं जाते, एज एन एविडेंस पेश नहीं करते, अरशद मलिक की वीडियो थी वो पेश नहीं की, उन्होंने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, उसके बाद उनका जी अदालत में ले आए तो फिर होगा ना। मैं घर में दिखाता रहूं, सोशल मीडिया पे चढ़ाता रहूं, क्या फर्क पड़ता है? देखिए मेरी बात सुने ना, अगर मेरे ऊपर कोई बात आई है तो मैं जाऊंगा कोर्ट पे। ये तो अगर एक इदारे के ऊपर अटैक किया है, उस इदारे का काम है नोटिस, वो इंसाफ देने वाला इदारा है, वो नोटिस ले। उन्होंने अभी नोटिस लिया है, इस नोटिस के साथ साथ एक टाइमलाइन बनाए, टाइमलाइन के तहत उसकी फाइंडिंग्स करके उसका फैसला करें। और फैसला इस तरह का हो जिससे लोग इबरत करें कि मुल्क तोड़ने की साजिश से कम साजिश थोड़ी है। कि अगर इंसाफ के घर को अगर आप ईमानदार जजों के ऊपर आप जर्ब लगा दें, तो एक आम आदमी जो इंसाफ लेने जा रहा है पाकिस्तानी, वो क्या सोच के जाएगा इस मुल्क के अंदर? अगर आपको इंसाफ ही नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे? ये तो खून रेजी गली गली होगी। ये तो पाकिस्तान से एक ऐसी साजिश की जा रही है जिसका अगर आप फ्यूचरिस्टिक अप्रोच लें तो आपकी रूह काम जाएगी। लेकिन लोग यहाँ इम्यून हो गए, लोग तमाशा बनाए, मसाला चल रहा है, ऑडियो आ रही है, ऑडियो जा रही है, एक और वीडियो आ रही है, वीडियो आ रही है, प्रेस बोलने में बड़े मशहूर हैं। साकिब निसार साहब का ये कसूर था कि माजी में जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर हमले किए, जजों को, जर्नैलों को मारा पीटा, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया, उन्होंने उनकी नहीं चलने दी। उन्होंने गरीबों के लिए 100 मोटो भी लिए बेपनाह। कुछ लोगों को इतराज होगा। अब असल निशाना तो इमरान खान की हुकूमत गिराना है, उनका जो साजिश कर रहे हैं अदलिया और फौज है। तो इस सिलसिले में हुकूमत क्यों नहीं कार्रवाई करती? देखें, साकिब निसार साहब तो रिटायर्ड हो चुके हैं। असल निशाना तो इमरान खान की हुकूमत को गिराना है। फिर कुर्द साहब ने कहा कि ये हमें जजों पे बड़ा सख्त और किया, नारेबाजी लगवाई, और कभी ये कहते हैं आर्मी चीफ रिजाइन दे, कभी कहते हैं DG IAS दे। तो क्या हुकूमत क्यों नहीं इसमें अपना रोल अदा करती है एज ए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान? देखिए भट्टी साहब, मेरा बस चले तो अगर मुल्क के इदारों को और मुल्क को तोड़ने की साजिश करने वालों का मेरा बस चले तो मैं भी फैसला सुना के फांसी पर टांग दूं उनको चौक पर। लेकिन मैंने तो ये असेंबली में भी बयान दिया था, बहुत लोगों को बड़ी तकलीफ हुई थी, सोशल मीडिया मेरे पीछे पड़ गया, बहुत लोगों ने बड़ा गालियां दी। लेकिन आई रियली डोंट केयर। जो सच है वो ये कि तमाशा बंद करे ना। आपका एक लैंड क्रूजर वाला गाड़ी के नीचे पुलिस वाले को देता है, उसकी वीडियो बन जाती है, उसके बाद वो रिहा हो जाता है। वो मर गया सिपाही, वो उसकी रिहाई हो गई है। देखिए, इस मुल्क के अंदर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जब तक नहीं लेंगे, पेशावर के अंदर आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चों के जो कातिल थे उनको छोड़ दिया गया। ये भट्टी साहब मेरा काम नहीं है, ये आपका काम नहीं है। हम सिर्फ एक डायरेक्शन दे सकते हैं कि हम बेईमानी नहीं कर रहे, हम एक ईमानदार हुकूमत है। आपने जिसके साथ जो इंसाफ करना है वो कर दें। मैं इसके बाद मलक साहब ने सवाल करना है। अली अहमद कुर्द ने साहब ने, मोहतरम ने, जो चीफ जस्टिस की मौजूदगी में अल्फाज कहे, मैं या आप कहते ना हमारी 7 नस्लें कंटेम्प्ट में अंदर रहती। इस मुल्क में ताकतवर और कानून के लिए कब एक कानून होगा कि ताकतवर को वही सजा मिले जो कमज़ोर को मिले? क्या ये हमारी ज़िंदगी में दिन आएंगे कि नहीं? ऐसे आप सेनेटर क्या फरमाते हैं? नहीं भट्टी साहब, मैं आपको बताऊं, जिस दिन नवाज शरीफ को कन्विक्शन के बाद इस धूम धड़के से भेजा गया, उसके बाद सर आप समझते हैं हमारी बदनसीबी तो ये है कि हमें फिक्र ये है कि हमारी औलाद भी मुल्क में नहीं रहेगी, वही मुल्क से बाहर चली जाएगी। तो हमें तो इस मुल्क ने जो दिया है वो इस मुल्क से दिया अल्लाह के बाद। लेकिन मैं तो नहीं समझता एक कन्विक्टेड मुजरिम 4 दफा का वो हर बार निकल जाता है, हर बार वो प्लेटलेट्स की रिपोर्ट क्यों नहीं आ रही? बाबा साहब आप मेरे साथ रहिए, आप मेरे साथ रहिए प्लीज, मैं आपकी बात मुकम्मल करवाऊंगा। मेरे साथ हैं जस्टिस शाइक, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम सर। सर मैं ये आपसे पूछना चाहूंगा कि ये जो वीडियोस आ रही हैं और आने वाली भी हैं, सुना है, इनकी कोई लीगल हैसियत है या ये जस्ट एक मीडिया पर एक हाइप क्रिएट करने का जरिया है? शाइक उस्मानी साहब, देखिए, ये इसको प्रूव करना इतना आसान काम नहीं है कोर्ट में कि ये उनकी है। जब
जो जिस आदमी ने कहा है और जिसको कहा जाता है कि उसने कहा है, उसने खुद डिनाई कर दिया कि मैंने नहीं किया है। तो ना आपको पता है कि उससे किससे बात कर रहे थे, वो ये भी नहीं पता, तो उसकी लीगल वैल्यू तो कोई भी नहीं है। हो सकता है कि अपने बिस्तर में लेटे हुए अपने ड्राइंग रूम में बैठे बात कर रहे हो, वो तो ये इसको तो बिना वजह इस पे डिपेंड करना मेरे ख्याल में रीजनेबल नहीं है। तो लीगल वैल्यू अगर नहीं है तो फिर इससे क्या मकसद हासिल हो सकता है? कुछ भी नहीं है, सियासी मकसद हासिल हो सकता है और तो कुछ नहीं। शाहिद साहब, आप माशाल्लाह जज रहे हैं, एक मौजूदा चीफ जस्टिस साहब के बारे में या किसी भी काबिल एहतराम जज साहब के बारे में इस किस्म का प्रोपोगंडा करने के खिलाफ कोई कानून नहीं है? अगर सच है तो हकीकत एक बंदा बाहर मुल्क से भागता है, पाकिस्तान में जो है उस पर जाके इल्ज़ाम लगा देता है, अमेरिका से वो फराजिक कराता है और पाकिस्तान में आता भी नहीं है और इधर मीडिया पे शोर मचा रहता है। इसका मकसद क्या हो सकता है? कोई ना कोई पीछे तो होगा इसके। देखिए, ये तो सियासी हमारी चीजें, आपस में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। एक कुर्सी पे बैठता है उसको नीचे उतारो, दूसरा बैठता है उसको नीचे उतारो, ये एक नॉर्मल पैटर्न है और हमारे मुल्क में तो को किसी लिमिट तक लोग जाने के लिए तैयार है। तो इस किस्म की बातें तो होंगी जब आजकल के ज़माने में जो कि सोशल मीडिया और ये सब कुछ है, IT एंड स्टफ लाइक दैट, लेकिन उसकी कानूनी तौर पर उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी जब तक कि ये ना पता चले कि वो कहाँ पे उन्होंने बात की थी, किस वक्त बात की थी, किससे बात की थी, और उसकी जो और वो उसको डिनाई करते हैं कि एक्सेप्ट करते हैं, या उसका फोरेंसिक टेस्ट होता है और देखा जाता है कि वो उनकी आवाज़ है कि नहीं है। तो ऐसे तो नहीं काम चलता ना, कोर्ट में ये मामला तो नहीं चलते। जैसा आपने दुरुस्त फरमाया, मैं जो आपसे कमेंट्स करना चाह रहा हूँ, मुझे लगता है कि सोसाइटी डिवाइड हो रही है, सोसाइटी कंफ्यूज हो रही है। मेरी राय में ये एक संजीदा इशू है, कभी बयान अल्फी आ जाता है, कभी वीडियो आ जाता है, तो इसकी कोई ना कोई तो लीगैलिटी हमें करनी पड़ेगी। आप क्या समझते हैं कि हमारी असेंबली को लॉ बनाना चाहिए या हमारी अदालतों को कुछ करना चाहिए? और दूसरे देखिए, बात ये भी सोचें आपके, एक आदमी जो कि आप ऑफिस में नहीं है और वो अगर फर्ज किया वो जब था ऑफिस में उसने ये कहा भी हो, तो उसकी एडवांटेज तो कोई भी नहीं होगी ना, इनको कोई वक्त ही पड़ेगा उससे। तो मेरे ख्याल में ये तो वाइल्ड गूस चेस जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, वो है। जहाँ तक सवाल है, सिर्फ एक रहनुमाई फरमा दें, जो चीफ जज राना शमीम साहब ने एफिडेविट दिया कि 2018 का रेफरेंस दिया और उस पर कंटेम्प्ट के नोटिस भी हो गए, आप क्या समझते हैं उसका क्या फैसला हो सकता है एज ए जस्टिस? उसका भी कोई कुछ नहीं होगा। जो राना शमीम की जो आई थी वीडियो या ऑडियो जो आई थी मंजर आम पे, उसकी भी कोई लीगल वैल्यू नहीं है। उससे सर उन्होंने बयान हल्फिया दिया है, मेरी सबमिशन ये है कि उससे क्या होता है बयान हल्फिया? तो आप जाके खड़े होकर किसी कमिश्नर के सामने जाके कुछ कह दें और फिर आप कहें कि सारी दुनिया को आगे घुमाएं, वो तो नहीं हो सकता। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल है शाहिद उस्मानी साहब कि एक कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें आलिया अदलिया के लोग आते हैं और आखिर में वो जुडिशियल सारी कम्युनिटी बैठी है, फ्रेटर्निटी बैठी है और एक कॉन्विक्ट को उसकी तकरीर चलवा दी जाती है। हाउ डू यू लुक एट इट? तो मीडिया पे कंट्रोल तो किसी का नहीं है ना, कि आप चाहें तो किसी जगह भी आप दाखिल हो सकते हैं आजकल। नहीं, वो एक जुडिशियल एक अदालत अदलिया यानी वकला का फोरम है, चीफ जस्टिस साहब बैठे हुए हैं, उसी अदालत ने उनको सजा दे रखी है, वो कन्विक्टेड हैं और उनकी आप ऑडियो चलवा देते हैं। ऑडियो करवा देते हैं तो उसको दाखिल करना तो आजकल बड़ा आसान काम है ना। आप कहीं भी चाहे आप उसको दाखिल कराना चाहें या ना कराना चाहें, जी आसान है। बहुत शुक्रिया जस्टिस शाहिद उस्मानी साहब। आबदा साहब, आपके इंतजार का शुक्रिया। आपने ये सारी गुफ्तगू सुनी और मलिक साहब ने भी ये कहा कि कुछ शायद डिवाइड मौजूद है। क्या आपको ये नहीं लगता कि जब लीडरों के पास आवाम की ताकत ना हो तो फिर ये 2 नंबर वीडियोज रह जाती हैं लड़ाई के लिए? ये समझते हैं आप? देखिए सर, जब 2 नंबर वीडियो से ही इक़्तिदार का रास्ता हमेशा मिला हो, ऐसी प्रेशर करा के अपने मकसद और मकासद हासिल कर ली हो, तो एक बेईमान क्रिमिनल्स को आदत पड़ जाती है। और ये ख़ानदान तो शरीफों का है ही क्रिमिनल्स और बेईमान चोरों लुटेरों का। इनकी डिटाई ऐसी है कि आप देख लें, जब इनका वक्त पड़ता है ये पैर पड़ जाते हैं, जब इनका वक्त पड़ता है गले में आ जाते हैं। ये तो है। और इस निज़ाम के ऊपर इन्होंने कई दफ़ा चांटा मारा, हम चांटा खा के इस मुल्क के अंदर रह भी रहे हैं। फैसल साहब, नहायत एहतराम से आपकी हुकूमत थी वफाक में, आपकी हुकूमत थी पंजाब में, यास्मीन राशिद सब 10 दफ़ा गई, उन्होंने कहा ठीक है वो प्लेटलेट्स गलत थे जिसकी मैंने 10 स्टोरियाँ की। तो क्या हुकूमत अपनी जिम्मेदारी कहीं महसूस नहीं करेगी कि एक मुजरम को उन्होंने बाहर भेज दिया है? भट्टी साहब, मैंने अपने इब्तिदाई में कहा था कि जहां पूरे पाकिस्तान को रहम आया, वहां हम भी उस रहम के अंदर हिस्सेदार हैं। सारे नहीं, कुछ।
मैं तो खैर बहुत ही बड़ा मुखालिफ था उसके अंदर, उस काबीना के अंदर मेरा बहुत ऊंची आवाज़ में प्रोटेस्ट लॉन्च भी हुआ था और एक्सेप्ट भी हुआ था। और मरियम नवाज के लिए तो मैंने कहा था कि मैं कानून वानून से हट के एयरपोर्ट पहुंच जाऊंगा, जिसपे मुझे फवाद चौधरी ने भी सपोर्ट किया था और उसकी भी यही लाइन थी, जिसकी वजह से वरना तो शायद कहीं सी हमदर्दी के तहत कोई और हम कोई स्किन बीमारी के तहत और स्किन या कोई फैशन की बीमारी, फैशन की बीमारी के फैसले के अलावा कोई दबाव भी था, हमदर्दी ना आती। काबीना के फैसले के अलावा सुना है किसी का दबाव भी था कि नवाज शरीफ से कमिटमेंट किए उन्हें भेजना है। भट्टी साहब, इसका तो जवाब मेरे से ज्यादा आपको पता है और आपको तो सारी चीजों का मुझसे ज्यादा पता है। मेरी उम्र से ज्यादा आपका तजुर्बा है, लेकिन इस मुल्क के साथ ये मजाक अब बंद होना चाहिए। चाहे वो प्रेशर का हो, चाहे वो दबाव का हो, चाहे वो वीडियो का हो, चाहे वो एफिडेविट का हो, चाहे वो माफ़ी का हो, चाहे वो मुल्क से बाहर भेज के वापस बुलाने का हो, चाहे जजों की बेहुरमती करने का हो या मजहब कार्ड को खेलने का हो, ये ड्रामेबाजी अब बंद होनी चाहिए। वाडा साहब, आपकी बातों से आपकी बातों से एक बार कंसिस्टेंटली एक मैसेज आ रहा है जैसे कोई दबाव है, कुछ करना आप चाह रही है, हुकूमत को कर नहीं पाती, कभी लगता है आप कमज़ोर हैं, कभी आप पे रहम दिली आ जाती है, कहीं आप कहते हैं कलेक्टिव मिलके करें। आप बता सकते हैं ये मुल्क कौन चला रहा है, किसके पास सोवरेनिटी है, हुज कंट्रोल पाकिस्तान, कौन जिम्मेदार है, किसके कहने पे ये 4 बार ये बाहर चले जाते हैं, 4 बार हुकूमत बना लेते हैं और आपने इतने सख्त अल्फाज उनके लिए इस्तेमाल किए हैं, इसके बावजूद तो पाकिस्तान को रूल भी करते हैं। हुज रिस्पॉन्सिबल देन? देखिए जी, मैं फिर वही कहूँगा कि जब आप अपने ज़ाती मफाद हटा देंगे और मुल्की मफाद आगे ले आएंगे तो ये मुल्क की तकदीरी बदल जाएगी, लोगों के मसले भी हल हो जाएंगे। अभी तक इमरान खान एक वाहिद आदमी है जो मुल्की मफाद को लेकर चल रहा है और ज़ाती मफाद की ज़िंदगी में आया नहीं है। ज़ाती मफाद अगर आ जाता तो आज सब कुछ अच्छा अच्छा होता, हर जगह बल्ले बल्ले उस आदमी की हो रही थी। वो अकेला इन माफिया के बीच में फंस गया है और चारों तरफ से उसको घेर लिया, उसको गिराने के लिए हर पूरी ताकत इस्तेमाल हो रही है। अल्लाह की रहमत है उस आदमी के साथ, दुआएं, उसकी नीयत साफ है, वो खड़ा हुआ है, वरना एक आम आदमी तो अब तक ज़मीन में गड़ चुका होता। जितने गुंडे, बदमाश, क्रिमिनल, कातिल, मफरूर, अयार लोगों के झुमघटे के अंदर ये मुल्क फंसा हुआ है। इसको हमें उस झुमघटे से हंसाना होगा। हमें बाहर से डर नहीं, हमें अंदर से डर है। ये दबाव कहाँ से आ रहा है इमरान खान पे, आपकी हुकूमत पे? आप बता सकते हैं सबसे ज्यादा प्रेशर कहाँ से आ रहा है? देखिए जी, कौन सी जगह है जहां प्रेशर है नहीं। ये तो प्रेशर कुकर भी फट जाए जितना प्रेशर उस आदमी के ऊपर है। बैंक करप्ट मुल्क को छोड़ दिया, कर्जा लेना पड़ा तो वो बुरा, आलमी मंडी में महंगा हुई तो वो बुरा, पेट्रोल दुनिया में महंगा हो गया तो वो बुरा, एहतसाब का नारा लगाया तो वो बुरा, एहतसाब ना हो सका तो वो बुरा, फैसले उसने नहीं किए तो वो बुरा, किसी को हटाने की कोशिश की तो वो बहाल हो गए, उस पर बुरा। हर चीज में वो आदमी बुरा है क्योंकि वो मुल्क के लिए अच्छा करना चाह रहा है। जिस दिन वो बुरा करना चाहेगा उस दिन सबसे मुल्क का बेहतरीन आदमी हो जाएगा। आपसे रेलिवेंट सवाल नहीं है, लेकिन शायद आप थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं और हम भी लेते हैं। एक मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं जो अरसा दराज कश्मीर कमेटी के चेयरमैन रहे। जब नैब ने उन्हें नोटिस भेजा तो उन्होंने कहा मैं नैब को जूते की नोक पे लिखता हूँ, मैं कोर कमांडर हाउस के बाहर एहतजाज को मुझे बुलाया। मरियम नवाज साहबा को बुलाया नैब में, उन्होंने पथराव किया, लाठीचार्ज हुआ। उसके बाद इन अदारों ने ना नैब को बुलाया ना मौलाना को बनाया। जहां गवर्नमेंट की नीति इतनी कमजोर होगी तो वहां सिसलन माफी और गॉड फादर ही आएंगे ना, और क्या होगा फिर? आप ये रहनुमाई कर दें हमारी। भट्टी साहब, मेरे ख्याल से आपके सवाल में आपका बहुत ही ज़बरदस्त जवाब है और आपका जो तज्जिया है उससे मैं 100% अग्री करता हूँ। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि इतनी थिन मेजॉरिटी के साथ 65 साल का गंद, गुनाह, चोरी, बेईमानी, मक्कारी जो खून के अंदर हिस्सा बन चुकी है आपके जिस्म का, उसको निकालने के लिए आपको मेजॉरिटी चाहिए, आपको एक अच्छी टीम चाहिए, एक बहादुर टीम चाहिए जो मुनाफिक ना हो, जो झूठी ना हो, जो वजीर आजम के साथ और अपने मुल्क के साथ स्ट्रेट हो। अच्छा, मेरा एक सवाल है, वक्त कम है, मैं आखिरी सवाल करना चाहूंगा दिखाए और डर और मुनाफिकत ना दिखाए। ये आज ना एक चौधरी फवाद साहब की भी एक ट्वीट आई है कि उन्हें भी बुलाया गया था इस आसमा जहांगीर साहिबा की कॉन्फ्रेंस में, लेकिन उन्हें पता था कि बाद में एक कॉन्विक्ट की तकलीफ है तो वो नहीं गए। इसी तरीके से मिर्ज़ा शहजाद अकबर साहब भी कह रहे हैं कि ये ऑर्गेनाइजर जो हैं इन्होंने जो है ये अरेंज किया था सारा कि ये किया जाए। तो ये फिर पेनिट्रेशन कहाँ तक है और क्या मोटिवेशन है इस किस्म के कामों की आपके ख्याल में? देखिए जी, पेनिट्रेशन तो आपके पास, मैं आपको बताता हूं कि मैं वजीर रहा हूं
चपड़ासी से लेकर टॉप तक इनकी मोटिवेशन पैसा है, इंटरेस्ट पैसा है, गलत काम पे प्रमोशन होती हैं, गलत काम पे खानदानों को अकोमोडेट किया जाता है। तो सेल्फ इंटरेस्ट की जंग है। हमारे जैसा खुदकुश आदमी हो तो वो कहता है अगर मेरा काम नहीं हुआ फाइल के अंदर और फाइल 24 घंटे में होके साइन होके नहीं आई और अगर इसमें ज़ाती इंटरेस्ट नहीं और पाकिस्तान का मुफाद है और रोकी गई तो मैं तो डूबूंगा, साथ तुम्हें भी डूबूंगा। वो तो गले में हाथ डाल के काम करा लेता है। लेकिन जो आदमी ऊपर से लेके चोरी में धुला हुआ हो और उसके अंदर भरा हुआ हो, वो तो उनके लिए ये गलत काम, इस मुल्क के अंदर आपको कोई गलत काम करना 1 मिनट में हो जाएगा। ठीक काम कराने के लिए आपकी जिंदगी निकल जाएगी, नहीं हो सकता। और लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, हमारी पार्टी के अंदर और हमारे इक़्तिदार के अंदर हमें भी तो सर बहुत नौ रतन भी तो मिले जहेज के अंदर, वो भी तो हमारी मजबूरी थी। तो उनसे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपके साथ फरिश्ते हो जाएंगे और दूसरी जगह के अंदर वो उनके पैसे चलेंगे? तो फैसल साहब मेरा एक लास्ट कमेंट है, फैसल साहब प्लीज, अगर आपको इमरान खान साहब को कोई सजेशन देनी पड़े इन हालात में, उनको क्या करना चाहिए? मैंने अपने वजीर आजम को जुमे वाले दिन भी कहा है, आज के दिन भी यही कहा है कि बुज़दिल, मुनाफिक और झूठे आदमी से बचें, उसकी बात को 10 दफा वेरीफाई करें और जो आपको मिल जाए उसको लात मार के सड़क पे बाहर फेंके, उसमें चाहे मैं ही क्यों ना हूं। अच्छा फैसल साहब, मुझे ऐसा लग रहा है ये आप अपनी पार्टी के अंदर या कबीना के अंदर की निशानदेही कर रहे हैं, क्योंकि कुछ फसली बटेरे आपके मैं दूसरी पार्टियों से भी आजकल राब्ते में सुन रहा हूँ। क्या आपका इशारा इसी तरफ है या कोई और तरफ कहना चाह रहे हैं आप? भट्टी साहब, मेरी वजीर आजम ने 14 साल में ट्रेनिंग ये की है कि मैं बाहर की लड़ाई के लिए भी ट्रेंड हूँ और अंदर की लड़ाई के लिए भी ट्रेंड हूँ, और मैं दोनों जगह लड़ाई करता हूँ और लड़ता रहूंगा। इसीलिए तो आपको वो मिनिस्टर नहीं ना बनने दे रहे दोबारा, यही तो बात है। वो आजकल पीएम सबके करीब है। भट्टी साहब, मिनिस्टर नहीं रहा, मिस्टर तो रहा हूं ना। बस अल्लाह का शुक्र है, जो अल्लाह ने रखा लिखा है बस उस पर शुक्र है। बहुत शुक्रिया फैसल बाबरा साहब, आपने खुल के बात की और बेलाग बात अपनी जो भी उनके नज़रियात और जो गुफ्तगू है उन्होंने खुल के की। बड़ी साहब, जो बात सामने आई है वो ये है कि ये तो बात अपनी जगह पे है कि भाई ये कंप्रोमाइज़ अगर इदारे ना हों तो ये क्या थिंकेबल, वाज इट थिंकेबल 20 ईयर्स अगो, 30 ईयर्स अगो कि आपके चीफ फैसल वाला साहब की अपनी राय थी। हमें हुक्मरानों से सवाल करना है, भाई आप बेबस क्यों हैं? हाक में वक्त तो आप हैं। बड़ी साहब उन्होंने कहा कि हमारी थिन सी मेजॉरिटी 4 बंदे हैं जो देखिए, अगर हमारी थिंक मेजॉरिटी है तो हमने गलत काम जारी रहने देना है, तो फिर हम माजी वालों पर बुरा ना कहें। वो तो क्रिटिसिज्म, आप जब हाक में वक्त होते हैं तो फिर आप इन 3.5 सालों में बताएं, आप माफिया की निशानदेही नहीं करते, माफिया का खात्मा करते हैं। डू यू? अच्छा बड़ी साहब, एक एक माफिया नहीं कर सका वो कॉम्पिटेंट है। बटी साहब, मैंने उनको हर सवाल एक ही किया कि आप इतने बेबस हैं, मुझे तो लगा कि हमारी तरह के बंदे हैं, कोई चीज़ उनके हाथ में नहीं। मेरा आपसे सवाल है, थोड़ी सी छोटी सी और भी खबर है, आपने कोई 10 दफ़ा ये दे दी है कि अब लंदन से कोई खान साहब के जानने वाले कोई दोस्त हैं, उनकी भी कोई वीडियो आने लगी है, कोई इस तरह से काम होने। मेरा जो सवाल है आपको लगता है कि ये हालात ऐसे ही पाकिस्तान के रहेंगे, ये कुछ होने वाला है? मलक साहब, तो सुना है कोई डिज़ाइन बन रहा है? देखें, मुल्क में मुझे आज इस वक्त तक बेहतरी आती हुई नजर नहीं। अच्छा बड़ी साहब, वो तो आपकी कमेंट है, मुझे ये बताएं ये कैसेट कहाँ बनी? ये जो साकिब निसार साहब ने, और फिर एक और ऑडियो भी आई, एक ऑडियो और भी आई है। मेरी खुद बात हुई, असल वीडियो आ गई है जहां से ये टुकड़े टुकड़े चुराए गए, जहां वो लोगों से बात टुकड़े चुराए गए। ये फैसल साकिब निसार साहब बहाना, निशाना इमरान खान और कमर जवेद बाजवा है। ये मेरी लिख ले बात, आपको कुछ दिनों बाद पता चल जाएगा। इस सारी वीडियो ऑडियो के पीछे मलक साहब एक जमात ना हुई और उसका ग्रुप ना हुआ, मुझे पकड़िएगा। वो चाह क्या रहे हैं केस से, रिजल्ट क्या चाह रहे हैं? बस आज आ गए, रिजल्ट निकलेगा। आज मरियम साहब का परसों केस था, आज उनके वकील ने कह दिया मैं सुप्रीम कोर्ट जा रहा हूँ। वो सिर्फ ये चाह रहे हैं नवाज शरीफ और मरियम की सजा माफ की जाए, अदलिया इतनी खौफजदा हो जाए, कहे कि जी 2018 की वीडियो निकालना है तो अब क्या करेंगे? जजों को और एस्टेब्लिशमेंट को, पहले आपको याद होगा आर्मी चीफ से रिजाइन मांगा, मैं गलत तो नहीं हूँ, सही है, DGI से मांगा, ठीक है, उन अदारों को पीछे किया। अब वो जजों को पीछे करें, डरा के हमारे खिलाफ मजीद फैसले ना करें, हमें क्लियर करें। ये एक स्ट्रेटेजी है ब्लैकमेल करने की। देखें कौन ब्लैकमेल हो रहा है? ब्लैकमेल करने की स्ट्रेटेजी है, ब्लैकमेल हो नहीं हो रहा।
मुझे बताएं अली अहमद कुर्द साहब की तकरीर और नारे सुने हो, मैंने सारी ओरिजिनल सुनी है, अनबिलीवेबल है मलक साहब, आपने सारी उम्र गुजारी है। मैंने तो इतनी अली अहमद कुर्द साहब मेरे एक सवाल का जवाब दे दें नहीं, जो नारे लगे हैं कादी साहब दिमाग फट जाता है। मैं आम बंदा होता ना, मैं वो बात करता तो मेरी 7 नस्लें कंटेम्प्ट में रहती। बड़ी साहब अली अहमद कुर्द साहब बड़े करिश्मेटिक शख्सियत हैं, बड़ा मुतासर होता हूँ उनकी शख्सियत को देख के। एक वकील के खिलाफ वकील करके दिखा दें आप, अगर मेरा वकील के साथ लड़ाई हो जाती है और दूसरा वकील कोई नहीं होता, पीआईसी पे मुकदमा करवा के दिखा दें आपको। जर्नैल है, पॉइंट मेरा ये है कि माफिया से लड़ रहे हैं, ये खुद माफिया है नहीं है, सिविल आजादियों के लिए लड़ रहे हैं, मेरे और आपकी राइट्स के लिए लड़ रहे हैं। आप बताएं, चीफ जस्टिस हो पाकिस्तान हो, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हो, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हो, और इसके अलावा जो नारे लगे हैं वो मैं टीवी पे दोहरा नहीं सकता, नेशनल टीवी पहले हम साफियों को कोई मकान किराए पे नहीं देता था, वकीलों को रवायत अच्छी। मेरा जो सवाल है जो मैं बार बार करना चाह रहा हूँ, मैं ईमानदारी से समझते इतना केस इतने बयान, इसके बाद आपका सिस्टम तो उस पर बहुत उंगली आ गई। इन वीडियोस का एक तुम्हारे पल्ले कख भी नहीं, जिन्होंने करना था इंडिया में उन सिखों ने धूल चटा दी मोदी को, उनके पीछे लोग थे, तुम्हारे पीछे कब्जा ग्रुप है, सिर्फ इतना है। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ मारूफ मैशदान और साबिक वज़ीर जनाब मोहम्मद ज़ुबैर साहब मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। सर मैं स्ट्रेट सवाल लेके आ रहा हूँ, हमारे एक शहबाज राना साहब जो कि इकॉनमी की खबरें भी देते हैं और बड़े अच्छे रिपोर्टर हैं, मैं अक्सर उनकी खबरें देखता हूँ, उन्होंने एक अजीब व गरीब खबर दी है अपने प्रोग्राम में और मैं इस हवाले से पूछना चाहता हूँ। बताया जाता है कुछ इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स ने शिकायत की है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कुछ मुल्कों के साथ कारोबार करने या कुछ लेन देन करने के हवाले से डिस्करेज कर रहा है। इसका क्या मतलब है? क्या हमारी जो रही सही सॉवरेनिटी है वो भी हमने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की ये लेजिस्लेशन करके आलमी इदारों के कदमों में निछावर कर दिया, अगर ये दुरुस्त है? और क्या वाकई ये स्टोरी आपकी इत्तला के मुताबिक दुरुस्त है ज़ुबैर साहब? और मैं बाद में मुल्क भी बता दूंगा जो जिन मुल्कों के हवाले से उन्होंने कहा है। जी ज़ुबैर साहब। जी देखिए, इस किस्म की खबर मैंने तो अवल सुनी नहीं है, और उसकी जो वो है ऑथेंटिसिटी ये चेक करनी पड़ेगी। लेकिन अगर वो इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स खुद कह रहे हैं तो बहुत ताज्जुब की बात है। ये कभी पाकिस्तान की या किसी मुल्क की पॉलिसी में इसका कोई हवाला नहीं मिलेगा आपको। और ये जो है ये एक बहुत एक अहमियत रखता है ये ख़बर, इसलिए कि इस वक्त IMF काफ़ी ज़ोर लगा रहा है कि इस गवर्नर को हम इस गवर्नर स्टेट बैंक को और भी इंडिपेंडेंस दें, ताकि इसके ऊपर कोई भी वो ना कर सके, मॉनिटरिंग इसकी ना कर सके और इसकी पॉलिसी को करेक्शन कोई ना कर सके हुकूमत की साइड से। ये शख्स जो है इस वक्त हमारा गवर्नर, ये IMF का आदमी है, ये उनको वहाँ पर काम करता रहा है, वहीं से आया है, वहीं वापस जाएगा। और इसकी अपॉइंटमेंट भी काफ़ी हेस्ट में की गई थी, कोई प्रॉपर प्रोसीजर नहीं फॉलो किया गया था। तो इन सब चीज़ों की, और देखिए इसकी जो कारकर्दगी है वो हमारे सामने है। ये काफ़ी सालों से यहाँ पर है, 2-3 साल हो गए इनको। एक तो ये कि इन्होंने हॉट मनी का ये स्कीम लाए थे जिससे पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ। उस बात को मैं सामने लाया था मीडिया के और कौम के सामने। फिर वो वैसे हुआ जैसे मैंने कहा था कि एकदम सारा पैसा निकल गया और पाकिस्तान को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा एक्सचेंज रेट की वजह से और इंटरेस्ट रेट की पेमेंट्स की वजह से। फिर इनकी जो जिम्मेदारी है वो है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। इन्फ्लेशन के जो हालात हैं वो आपके सामने हैं। अगर ये वहाँ पर फेल हो रहे हैं तो ऐसे गवर्नर को इस मौके पर और इंडिपेंडेंस देना ये कोई अक्लमंद बात है। तीसरी बात यह है कि एक्सचेंज रेट की स्टेबिलिटी भी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी होती है। वो उस पर क्या कर रहे हैं वहाँ पर भी हम मैं एक गुजारिश करूँगा, जो मैं आपकी बात सुना हूँ, आपने फरमाया कि IMF ने हम पर मुसल्लत किया, ये बंदा ही उनका है। तो हमारे हुक्मरान चुनने काके हैं, लगाया तो उन्होंने है, हमने तो सवाल उनसे करना है बीइंग पाकिस्तानी। मेरा सवाल तो प्राइम मिनिस्टर से होगा कि जो IMF से लायल है, पाकिस्तान से लायल नहीं है, वो शख्स गवर्नर स्टेट बैंक क्यों है? आप क्या कहते हैं इस पे? जनाब देखिए, मेरे ख्याल में IMF ने नहीं लगवाया, ये पाकिस्तान के लोगों ने खुद लगाया है। लेकिन आपने ये देखना है कि इस आदमी की जो कैरियर ऑब्जेक्टिव्स है वो क्या हैं, ये किस हद तक पाकिस्तान के हक में फैसला करेगा।
ये यहाँ पर पहले तो हमारे ये एक शुबा था। अब बात यह है कि ये 2-3 साल में इनकी जो परफॉर्मेंस है वो हमारे सामने है, और यहाँ पर इस इंडिपेंडेंस ऑफ द स्टेट बैंक को एक IMF की कंडीशनैलिटी बनाकर सामने लाना, और साथ ही आप कह रहे हैं कि जो मंडियों से जो खबर आ रही है, एक्सपोर्टर्स और इम्पोर्टर्स बता रहे हैं, ये तो बहुत ही ये इज वर्थ इन्वेस्टिगेटिंग। अच्छा जुबैर साहब, ये प्रोग्राम नेशनल हुकअप पे चला कर दूं, ये प्रोग्राम एक चैनल पर चला है और पाकिस्तान के बड़ा चैनल था उस पर चला है, और जिन मुल्कों की तरफ कहा गया है शहबाज राना साहब की तरफ से, वो रूस हैं, टर्की है और हांगकांग है, और हांगकांग के जरिए जाहिर है हम चाइना शायद है, यानी मुझे चाइना भी। तो ये मैंने कहा आपके लिए। हाँ आप सवाल। जुबैर साहब, मैं समझना ये चाह रहा हूँ आपसे टेक्निकली कि हम अल्लाह का शुक्र है कि आज़ाद मुल्क हैं, 1.5% हम शरह सूद में इजाफा करते हैं, बुध को हम अपना स्टेट बैंक का बिल पास करते हैं तो साथ ही IMF को हमसे मोहब्बत हो जाती है, वो कहते हैं जी ये $1 बिलियन ले लें। तो आप क्या समझते हैं ये जो शरह सूद बढ़ाई है, पहले इसका मतलब क्या है, इसका क्या इम्पैक्ट आएगा, और क्या ये हमने IMF की लाइन पर पहले अमल दरामद किया है? देखिए ये शरह सूद पहले भी इन्हें बढ़ाया था, और इस पर मैं तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस पर मैंने केस किया हुआ है कि ये पाकिस्तान के मुफाद में नहीं था, ये उस वक़्त हॉट मनी को अट्रैक्ट करने के लिए किया गया था। अब बात यह कि अभी भी जो ने बढ़ाया है, ये IMF के ये जो अभी एलानिया है, जो उनकी स्टेटमेंट आई उसमें लिखा हुआ है, इसके अलावा भी कई प्रायर एक्शंस हैं, पाकिस्तान ने कुछ काम करने होंगे, उसके बाद उनके जो स्टाफ है वो अपनी मैनेजमेंट के पास हमारे जो दरख्वास्त है उसको लेके जाएंगे, और फिर वो बोर्ड के पास लेके जाएंगे, उसके बाद उसकी अप्रूवल होगी। अभी तो ये हम सबसे निचली सतह पर हम अपनी बात मनवाने के लिए ये उनके कहने पर इक़दामात ले रहे हैं, और ये इक़दामात क्या पाकिस्तान के मुफाद में है या नहीं, ये तो इस पर तो हमने काफ़ी डिबेट की हुई है आपके तमाम चैनल्स के ऊपर। ये मेरे ख्याल में ये कोई ऐसे अजीब बात है, ये इसी तरह ये लोग करते हैं। ये आदमी जो है, ये स्टेट बैंक हमारे गवर्नर जो हैं, ये इस मौके पर देखिए स्टेट बैंक एक्ट की में इंडिपेंडेंस फ्रॉम द फिस्कल पॉलिसी ये एक अहम जुज़ होता है। इस पर जुबैर साहब, आपने अमेंडमेंट में आम आदमी के कॉन्टेक्स्ट में सवाल करना चाह रहा हूँ, जो आम पाकिस्तानी है जिसको हम आम आदमी कहते हैं। आज अपना मुशीर ख़जाना साहब की मैं सुन रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने कहा 4 रुपये लीटर के हिसाब से हम टैक्स लगाएंगे, हर महीने आपका पेट्रोल महंगा होगा। ये आपकी हुकूमत कह रही है, और आपकी हुकूमत के इदारे ने आज जो अपना एक तजवीज़ दी है को 4.5-5 रुपये पर यूनिट आपने उसमें बढ़ाने के लिए एक तजवीज़ चली गई है। इसके साथ आपकी गैस की भी लोड शेडिंग शुरू हो गया है। मेरे अपने घर में भी तकरीबन आधी गैस हो गई है, मैं अपनी आंखों से जो चीज़ देख रहा हूँ। मेरा आपसे जो सिंपल सवाल है, ये जो सिचुएशन जा रही है, ये महंगाई, बेरोज़गारी, आम आदमी और यहाँ पर जो हम पैदावार करते हैं उस पर क्या इम्पेक्ट आएगा इन 3-4 चीज़ों का? जनाब देखिए, मैं बताऊँ आपको सबसे पहले कि ये तमाम इक़दामात जो हैं, इससे हटकर भी हमारी हुकूमत के पास रास्ता था। अगर ये अपने अखराजात कम करें तो इनको टैक्स बढ़ाने की क्या ज़रूरत होगी। ये तो सिर्फ खसारा कम करने के लिए ये लोग कर रहे हैं। खसारा कम करने के लिए 2 तरीके होते हैं, एक आप आमदन बढ़ाएं। आमदन क्या मतलब है कि अवाम पर आप टैक्स बढ़ाएं। दूसरा ये होता है कि आप अपने अखराजात कम करें। अखराजात ये कम नहीं कर रहे, ये लगे हुए हैं अपने इलेक्शन के सोच रहे हैं। ये सिर्फ इस बात का नहीं सोचे पाकिस्तान के मुफाद में क्या है, ये अपने पार्टी या उस ये तो पाकिस्तान की ये हमारा एक बड़ा डायलेमा है पाकिस्तान के लिए। तो जो भी ये इक़दाम ले रहे हैं, इससे और महंगाई बढ़ेगी। जब महंगाई बढ़ेगी तो IMF प्रोग्राम के कौन से जो मकासद हैं जो हमारे पाकिस्तान के फ़ायदे में है। एक्सचेंज रेट और डिप्रिशिएट होगा, इसलिए कि करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता जाएगा। करंट अकाउंट डेफिसिट इसलिए बढ़ता है कि आपका बजट का खसारा बड़ा होगा। ये मैक्रो इकनॉमिक्स के फंडामेंटल असूल हैं, ये इससे हटकर और कोई चीज़ होती नहीं है। वहाँ पर कोई कमी नहीं हो रही, सिर्फ इस तरफ जा रहे हैं। और साथ ही ये कह रहे हैं कि हमने जनाब बिजली के जब भी कॉस्ट बढ़ेगी हम साथ कीमत बढ़ाएंगे, इसमें तो शक नहीं। लेकिन हुकूमत, ये हुकूमत का प्रोग्राम है, ये बताएं कॉस्ट ये लोग क्यों नहीं कम कर रहे।
इन्होंने क्यों नहीं ये तकरीबन 19-20% की जो वेस्टेज है उसको कम करें और उसका बोझ अवाम से कम करें। ये यहाँ पर देखिए IMF तो जो भी मांगती है वो उनकी अपनी मर्जी है, हमारी हुकूमत। अच्छा, एक सवाल आपसे, आपने बड़ा अहम नुक्ता उठाया। ये वापडा हमने बनाया था, हमें औने पौनों में बेच दिया, फिर 94 के मुआहदे आपके सामने हैं। जो पैसा हमने री इन्वेस्ट करना था, यहाँ को हमने 30% जो हमारी जो होता है नुकसान होता है, वो अगर हम ज़मीन में ले जाते तारें, वो माल तो सारे IPPs वाले खा गए। उनको जो है कुछ इकोनॉमिस्ट कहते हैं, यानी वर्ल्ड बैंक कहता है कि इन्होंने $45 बिलियन का टीका 10 साल में लगाया है। उनके वेबसाइट पे खबर पड़ी हुई है। ज़ुबैर साहब, जनाब देखिए, ये अभी आप ये जो IMF का ये जो अनाउंसमेंट हुई है उसमें ये भी लिखा हुआ है कि IPPs को आप उनके पुराने जो कर्जे हैं, यानी कि उनके जो एक्सेसिव डिमांड्स थी, जो बहुत बड़े बड़ी उन्होंने पाकिस्तान के मुआहदे किए थे जिससे उनके बहुत बड़े फ़ायदे थे, उन्हें इसमें एक प्रायर कंडीशन दिया है कि पाकिस्तान उसकी पेमेंट करे। जब पेमेंट होगी तो फिर ये प्रोग्राम आगे चलेगा। आप ये देखें, हर तरफ से पाकिस्तान को ये प्रोग्राम फंसा रहा है। जुबैर साहब माफी चाहता हूं, आप क्या कह रहे हैं? IMF ने ये शर्त रखी है कि IPPs को पेमेंट करे? बिल्कुल, हाँ हाँ, उनके साथ लिंक बनता है। जो जनाब जो उनके बकाया जात हैं पिछले वाले, वो आप पे करें। ये आप वेबसाइट पर पढ़िए। नहीं, क्या IMF के लोगों की इन्वेस्टमेंट है, उनका इंटरेस्ट क्या है इसमें? नहीं कि भाई वो एक प्राइवेट सेक्टर पार्टी है तो उनके जो डिमांड्स हैं आप वो पूरे करें। भाई देखिए, जिस तरीके से वो पिछले एग्रीमेंट। जुबैर साहब, मेरा सादा सवाल है, मैं आपका दोस्त हूँ और मैं एक चोर चक्का हूँ और मैं माल बना रहा हूँ, और आप तो अगर आप ये कहेंगे कि यार पूरे एदा माल दो इनू, व्हाट इज द इंसेंटिव देयर फॉर IMF एंड वर्ल्ड बैंक? कि हमें डिस्ट्रॉय करने में उनका क्या इंसेंटिव है? नहीं, उनका कोई माली इंसेंटिव नहीं है, लेकिन वो एक प्राइवेट सेक्टर की एक ग्रुप जो है उसके हक में बात कर रहे हैं कि भाई जो पुराने उनके वो हैं कर्जे हैं, अब वो आप पूरे करें। हालांकि उनको चैलेंज किया पाकिस्तान ने। नहीं, यहाँ पे एक और सवाल, ये भी वर्ल्ड बैंक के वेबसाइट पे ये पड़ी हुई है प्रेस रिलीज कि 2000 सालाना की मिसमैनेजमेंट कह लें, टीका कह लें, ये हमें ये लगा रहे हैं, और उनका दूसरा इदारा कह रहे हैं इनको पैसे दे दो। जनाब देखें, IMF की जो अभी स्टेटमेंट आई है उसमें आप देखें वाज़ेह लिखा हुआ है कि आप जो उनके पुराने वो हैं वो आप दें ताकि जो नए मुआहदे उनके साथ हुए हैं वो इम्प्लीमेंट हो सके। अच्छा जुबैर साहब, मुझे लगता है ये पाकिस्तान चला कोई और रहा है, हाकिम वक्त कोई और है। चले हम आप एक तो बताएं कि आप फरमा रहे हैं जो अखराजात थे ये कम नहीं कर सके, वो कौन से अखराजात थे जो कम करके बेहतरी की तरफ लाया जा सकता है? और आपके ख्याल में जो टैक्स जमा होना चाहिए था वो ये मौजूदा हुकूमत में टैक्स कलेक्शन हो रही है कि नहीं? जी, टैक्स कलेक्शन की जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी है। बात यह है कि जब अच्छी है और इसको वो तस्लीम करते हैं IMF वाले, तो ये बताइए कि टैक्सेस और क्यों बढ़ा रहे हैं? आप ये बताइए। मैं इसलिए कह रहा हूँ, इस प्रोग्राम की जो तफसीलात हैं ये तो पहले अव्वल सामने आए। ये तो मैंने एक और प्रोग्राम पे भी कहा है कि ये तफसीलात हमारे मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस साहब को और हुकूमत को सामने लानी चाहिए, असेंबली के सामने, कौम के सामने। नहीं, दूसरा मैंने जो एक सवाल किया था बड़ा जरूरी अदब एहतराम से, सिर्फ मैं बड़ा मुझे अच्छा नहीं लगता, आप कह रहे हैं कुछ अखराजात कम किए जा सकते थे, ये नहीं करे। वो कौन से अखराजात है जो हुकूमत कम कर सकती है और लोगों की हालत बेहतर हो सकती है? जनाब देखिए, दो सबसे बड़े जो है ना, सबसे बड़ी चीज़ें, वो एक ये है कि आपके जनाब बिजली के महकमे में कुछ 17-18% वो है लॉसेस होती हैं। अगर आप लगाएं कि ये आपका जो बिल है ये 17-18% नहीं तो कम से कम इसका निस्फ भी कम हो सके तो कीमत को और बढ़ाने की क्या ज़रूरत होगी? सर्कुलर डेट नहीं बढ़ेगा, सर्कुलर डेट नहीं बढ़ेगा तो और टैरिफ नहीं बढ़ाने पड़ेंगे। एक तो ये हो गया। दूसरा ये कि जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं उनमें अरबों खरबों रुपए के जो हमारे लॉसेज हैं, गैस सेक्टर में भी हो रहा है, हमारे स्टील इंडस्ट्री में है, एयरलाइंस में है, वहाँ पर जहाँ पर बेटर गवर्नेंस के ज़रिए ये लोग उन चीज़ों को कम कर सकते थे, वहाँ पर
कुछ भी नहीं हुआ, और उसको पूरा कर उनके जो खसारे चलते जा रहे हैं उसको पूरा करने के लिए बजट से पैसे ट्रांसफ़र होते हैं। जब बजट से होते हैं बजट का खसारा बढ़ता है, उसको पूरा करने के लिए अवाम पर टैक्स डाला जाता है। आप ये सोचिए ना, ये सारा एक मैं कहूँगा कि एक ऐसा वो है, एक फंदा है जिसके अंदर अवाम फंसे हुए हैं कि हुकूमत अपनी कारकर्दगी नहीं कर सकती। जब नहीं कर सकती उसका बोझ अवाम पर डालती है, कीमतें बढ़ाने कीमतें। अच्छा जुबैर साहब, मैं थोड़ा सा समझना चाह रहा हूँ। जुबैर साहब, ये रोशन पाकिस्तान की जो स्कीम है उस पर अच्छा एक रिस्पॉन्स आया है, पाकिस्तान में डॉलर आए हैं और पाकिस्तानियों ने भेजे हैं। तकरीबन 7% से ज़्यादा सूद पे हम उनको दे रहे हैं। ये जो रोशन पाकिस्तान है, जो इतलात है वो ये कि अमेरिका में जो एवरेज सूद है वो 2 से 3% है, और बहुत सारे लोग वो ये काम कर रहे हैं कि अमेरिकन बैंक से 2-3% पे सूद लिया, पाकिस्तान ये रोशन पाकिस्तान में जमा करा दिया और 3-4% का कारोबार शुरू हो गया। ये कोई ऐसे ही है जिस तरह मैंने आपसे कहा कि ऐसे ही है कि ये रोशन पाकिस्तान वाकई एक बेहतर स्कीम है पाकिस्तान के लिए? बिल्कुल नहीं जी, बेहतर पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं है। ये पहले से पहले जो हॉट मनी का स्कीम था वो भी यही स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इसी गवर्नर के तहत लाई थी। उस पर हमने शोर मचाया और जब हालात तब्दील हुए पैसा सारा भाग गया। अब इन्होंने एक नया स्कीम बनाया, ये रोशन पाकिस्तान स्कीम। ये वही हॉट मनी की एक नई शक्ल है। इसमें सबसे ज़्यादा पैसे बैनुल अक़वामी बैंक बना रहे हैं, जिनको कई परसेंटेज पॉइंट्स मिलते हैं। उनको जो शरह सूद जो मुनाफा है, जो आप हमारे पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, उनको तो इसका एक छोटा हिस्सा बनता है। अच्छा सर, ये हॉट मनी होती क्या है, जरा प्लीज बता दें। हॉट मनी क्या होती है, जरा ये एक्सप्लेन कर दें। देखिए, हॉट मनी ये होती है कि आप अपने मुल्क में शरह सूद बढ़ा दें और उससे फ़ायदा उठाने के लिए बैनुल अक़वामी पैसा आता है मुल्क के अंदर, और वो आपके जो फॉरेन एक्सचेंज के रिज़र्व्स हैं उनको आर्जी तौर पर बढ़ा देता है। और आप जनाब शोर मचाते हैं कि हमने बड़ी कामयाबी की, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ा दिए। लेकिन जैसे ही एक्सचेंज रेट के ऊपर शक आए या इंटरेस्ट रेट कम हो, आपने करना हो अपनी डोमेस्टिक पॉलिसी की खातिर, तो वो पैसा एक दिन में बाहर चला जाता है। उससे एक्सचेंज रेट के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है और आप इंटरेस्ट पेमेंट दे देते हैं उनको, वो कमा के ले जाते हैं और आपके रिजर्व में एक पैसा वापस नहीं रहता। ये इसी तरह रोशन पाकिस्तान भी कर्जे हैं शॉर्ट टर्म के, ये किसी वक्त भी वापस लिए जा सकते हैं। किसी वक्त भी इंटरनेशनल बैंक से सोचे कि उन्होंने जो कॉन्फिडेंस डाला हुआ है पाकिस्तान में इन डिपॉजिट्स को गारंटी देने के लिए, वो काफ़ी नहीं है। वो चाहे हालात मार्केट तब्दील हो या ना हो, लेकिन वो खुद ये फैसला कर सकते हैं कि ये काफ़ी नहीं है। ये कहें कि जी हमने ये कर्जा वापस रिकॉल किया, वो सारा पैसा पाकिस्तान से वापस चल जाए। ये याद बहुत शुक्रिया आपने हमें एनलाइटन किया, और ये आपने हार्ट बनी के कहा कि ये शॉर्ट टर्म है, लेकिन नाज़रीन हम प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं। मतलब ये जो भट्टी साहब ने, सब लोगों ने शुरू में कहा कि ये जो भी हुआ इसमें आप अशराफिया के धड़ों में आपकी जितनी मर्जी पेनिट्रेशन हो, अवाम आपके पीछे ना हो, तो कैसे से कुछ भी नहीं होता। बहरहाल कल फिर मिलेंगे, इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।